और नमस्ते आप सभी को। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, कल हमारी चर्चा चल रही थी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर। वर्ण व्यवस्था की कल मैंने आपको सारी बात बताई थी। आज हम जाति व्यवस्था की चर्चा करेंगे, जो वर्तमान जाति व्यवस्था है। कल हमने जाति, वास्तविक जाति और वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उसे हमने अच्छे से समझा था। आज हम चर्चा करेंगे कि ये जातियां, जो आजकल वर्णित जातियां हैं, ये कैसे उत्पन्न हुई। आइए एक बार मंत्र पाठ कर लेते हैं। आपसे एक आग्रह करूंगा, जब भी मंत्र पाठ हो, यदि आप कहीं मार्ग में न हो तो जूते चप्पल उतार लिया करें, यदि कहीं बैठे हो। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को एक बार फिर से। तो कल हमने चर्चा की थी, एक तो जाति पर चर्चा की थी, और जाति को हमने अच्छे से समझा था कि जाति किसे कहते हैं, और एक हमने वर्ण को समझा था कि वर्ण किसे कहते हैं। आज हम समझेंगे जो वर्तमान जातियां उत्पन्न हुई, आखिर ये कहाँ से उत्पन्न हुई, आखिर इनके उत्पन्न होने का कारण क्या रहा, किस लिए इनकी उत्पत्ति हुई, और क्या किन किन कारणों से इसकी उत्पत्ति हुई है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज मैं समूचा दिन व्यस्त रहा और इतना भागदौड़ भरा दिन रहा कि बहुत सारी चर्चाएं होनी थी आज, और वो रह गई हैं। आइए हमारे आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कल किसी ने कहा था, गीता का एक प्रसंग उठाया था कि चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धेय कर्तारमव्ययम्। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस युग में, यानी जब वो जी रहे हैं, श्री कृष्ण जी जी रहे हैं, यहाँ श्री कृष्ण जी की विनम्रता देखिए और उनकी सत्यपरायणता देखिए। इस उदात्त चरित्र को दे दिए श्री कृष्ण के उत्तम, और मतलब ऐसा चरित्र संसार में देखने में नहीं आता जैसा श्री कृष्ण जी का। उनकी सत्यपरायणता देखिए। कहते हैं, इस युग में गुण कर्म के अनुसार जो चातुर्वर्ण नष्ट हो गया था, है ना, गुण कर्म विभागशः, जो गुण कर्म और विभाग से हुआ चातुर्वर्ण था, वो नष्ट हो गया था। मया सृष्टम, मैंने उसे बना दिया, मैंने उसे फिर से खड़ा किया, मैंने इस युग में उसकी सृष्टि की है। लेकिन फिर कहते हैं, तस्य कर्तारमपि माम विद्धेय कर्तारमव्ययम्। लेकिन ये जो कर्मानुसार बनी हुई स्वभाव और वर्णाश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, इसका जो कर्ता है वो अव्यय, यानी अनादि अनंत शाश्वत कर्ता इसका भगवान ही है। भगवान के अलावा इसका कोई कर्ता नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा ने ही इस चातुर्वर्ण की व्यवस्था को बनाया है। मैंने तो केवल इस जीवन में, अपने समय में, इस चातुर्वर्ण को जो नष्ट हो रहा था उसे नष्ट होते हुए को रोक लिया है और पुनर्स्थापित किया है। मेरी काबिलियत इतनी है। क्या जबरदस्त सत्यपरायणता है, कैसी विनम्रता है, कैसी उदारता है, ये श्री कृष्ण जी के सिवाय किसी और की देखने में नहीं आती है। व्यक्ति थोड़ी सी बात जानकर बड़ा फूल जाता है, हवा में उड़ जाता है, और दूसरों को सब कुछ समझना बंद कर देता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जाति की, कि जातियां कैसे उत्पन्न हुई। बंधुओं, कल मैंने आपसे थोड़ी सी चर्चा की थी कि आचार्य चाणक्य के काल में आचार्य चाणक्य ने समाज से एक युवक को चुनकर और उस युवक को सम्राट घोषित कर दिया, और वो युवक अपने समय का चक्रवर्ती सम्राट हुआ, बल्कि उसकी संततियां उसके आने वाले काल में वो सब सम्राट होते चले गए। अशोक तक, जब तक पूरी तरह बर्बाद नहीं हो गया उनका राजवंश, तब तक उनकी ये परंपरा अहर्निश चलती रही, बिना किसी बाधा के चलती रही और बहती रही। फिर धीरे धीरे शनै शनै उनके आचरणों में, उनके दूसरी सारी चीजों में गिरावट आनी शुरू हुई। जब किसी जाति का विनाश होता है तो उसमें अहंकार, आलस्य, प्रमाद और अविद्या ये भर जाती हैं। जैसे पूरे भूमंडल पर फैली हुई आर्य जाति में भर जाने पर उसका नाश हुआ था, ऐसे ही इन लोगों का भी नाश हो गया। लेकिन एक ऐसे कुल से, जो कुल राजा बनने का उस समय अधिकार नहीं रखता था, या ऐसे कुलों को लोग सम्मान नहीं देते थे, उसे भी श्री कृष्ण चंद्र, वो आचार्य चाणक्य जी ने इतना सम्मान दिया कि उन्होंने सम्राट बनाया। तो 2500 साल पहले हमें ऐसा कोई लक्षण नहीं मिलता है। और जहां महाभारत में, कल एक प्रश्न आप लोगों ने उठाया था कि महाभारत में भी क्या ऐसा है, तो महाभारत में एक प्रसंग आता है कि एक बार श्री कृष्ण गए थे इंद्रप्रस्थ में। तो इंद्रप्रस्थ में जब उन्हें भोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया, तो वो भोजन करने किसी के घर नहीं गए, उन्होंने विदुर के घर को चुना कि मैं आपके घर भोजन करके जाऊंगा।
तो ये कितनी बड़ी बात है कि जिस विदुर को आप कह रहे थे कि उस काल में उन्हें हीन माना जाता था, उन्होंने उनके घर में भोजन करके ये संदेश देने का प्रयास किया कि गुण कर्म स्वभाव से ही व्यक्ति की योग्यता और उच्चता सिद्ध होती है, अन्य किसी कारण से नहीं होती है। 5000 साल पहले जाति व्यवस्था नहीं थी, ये सिद्ध होता है। उसके बाद 2500 साल पहले या आचार्य चाणक्य के काल में जाति व्यवस्था नहीं थी, ये सिद्ध होता है। उसके बाद अगर हम महावीर और गौतम बुद्ध के काल में देखें तो वहां भी कहीं भी जाति व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। 1000 साल पहले इस देश पर 1200-1300 साल पहले मुसलमानों ने हमला किया, उस समय तक भी इस देश में कोई जाति व्यवस्था कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती है। और यह मैं चुनौतीपूर्ण तरीके से कहता हूं कि 20वीं सदी के अंत तक संसार में कोई कहीं दिखा दे कि भारत के किसी सम्राट, किसी राजा के किसी राजपत्र पर, किसी गजट पर यदि जाति व्यवस्था कहीं अंकित हो। बंधुओं, संसार में अगर सबसे बुरी कोई व्यवस्था है तो जाति व्यवस्था है। इस जाति व्यवस्था से बुरा कोई नहीं, कुछ नहीं है। लोगों को आपस में बांट रखा है, सब मनुष्य समान है, लेकिन इन लोगों ने लोगों को जाति व्यवस्था में बांट दिया। ये जाति कब पैदा हुई, आओ इसकी कहानी सुनाता हूं, आओ उसे समझने का प्रयास करते हैं। देश पर सबसे पहला हमला किसका हुआ? सबसे पहला हमला हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद जो कासिम का लड़का था, उसका हमला हुआ सिंध पर। सिंध के हमले में राजा दाहिर ने इस मोहम्मद बिन कासिम के पैर नहीं जमने दिए, इसकी पिटाई की, इसे भगा दिया, लेकिन ये थोड़े से हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब रहा। उसके बाद फिर हमले गजनवी, गोरी और दूसरे बाबर आदि के हमले लगातार होते रहे, और इनके हमलों का परिणाम ये निकला कि ये थोड़े थोड़े हिस्सों पर कब्जा करते चले गए। इनमें सबसे कामयाब हमला माना जाता है मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी का। मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने जब भारत पर हमला किया तो उस समय भारत की एक फूट के कारण राजा पृथ्वीराज चौहान और उसके आसपास बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय लोग थे जिनमें आपस में फूट थी, जैसे आजकल भी होती है। जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष में आजकल जो क्षत्रिय और आजकल की जातियां कही जाने वाले लोग हैं, इनमें आपस में फूट है। कई सारे लोग हैं, मैं अगर जातियों के नाम लूं तो जैसे यादव लोग हैं, जैसे जाट हैं, गुजर हैं, राजपूत हैं, और ऐसी कई जातियां हैं। इसके अलावा भी हैं, जैसे चमार हैं, सुनार हैं, लोहार हैं। ये सब क्षत्रिय बिरादरियां या उनसे उत्पन्न व्यवसायें हैं, जैसे लोहार आदि हैं, सोनार आदि हैं। ये क्षत्रिय बिरादरियों से ही उत्पन्न व्यवसायें हैं, और कुछ तो स्पष्ट तौर पर क्षत्रिय हैं। इनमें आपस में आज भी फूट तथाकथित रूप से दृष्टिगोचर होती है, लेकिन उस समय राजाओं के भीतर फूट थी। राजा पृथ्वीराज चौहान के बहुत सारे शत्रु थे जिनके साथ राजा पृथ्वीराज चौहान की बनती नहीं थी। आपने अगर सुनी हो तो आलाउदल के किस्से बहुत गाए जाते हैं। आलाउदल 5 भाई थे, वे भी एक राजा के अंतर्गत रहते थे, और राजा पृथ्वीराज चौहान का उनके साथ निरंतर युद्ध रहा करता था। कौन जीता कौन हारा मैं नहीं कहता, कौन वीर कौन अवीर ये भी नहीं कहता, दोनों ही बहुत लड़ाका और वीर लोग थे। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग विषय है, हमारा कहानी का विषय दूसरा है। गौरी जब इस देश में आया तो उस फूट के कारण पृथ्वीराज चौहान हार गए, और पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद गौरी का इस देश पर शासन हो गया। लेकिन गौरी था बेसिकली लुटेरा। लुटेरे ने धन लूटा, और धन लूट कर लुटेरा देश को छोड़कर चला गया, और यहां अपने एक उत्तराधिकारी को बैठा गया। और इस गोरी का उत्तराधिकारी इसका ही एक गुलाम था, जिसका नाम था, आप सब जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था। अब देखो हमारी गिरावट की स्थिति देखो, हम मोहम्मद गोरी के गुलाम हो गए। जब वो शासन करने लगा तो हम किसके गुलाम हुए? गुलाम के गुलाम हुए। अब ताज्जुब की बात यह है, मोहम्मद गोरी का भी एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश। मोहम्मद गोरी ने अपने बाद सत्ता दी इल्तुतमिश को, यानी अब हम किसके गुलाम हो गए? हम हो गए गुलाम के गुलाम। लेकिन यही मामला नहीं रुका, इल्तुतमिश का भी एक गुलाम था बलबन, फिर सत्ता उसके पास आई, रजिया सुल्तान 1 साल बीच में करके मर गई, तो हम किसके गुलाम हो गए? अब अगर देखो तो गिरो नीचे गिरो, कहां तक गिरोगे? गुलाम के गुलाम। और इस देश पर आधी शताब्दी से ज्यादा तक गुलामों ने राज्य किया। कारण था हमारी फूट, कारण था हमारी ये निकृष्ट जाति व्यवस्था, इसके कारण उन्होंने हम पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला गुलाम आया जिसने इस देश में गुलाम वंश की स्थापना की, उसी के साथ साथ इस देश में एक सिपह सलार आया था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी।
बख्तियार खिलजी ने इस देश में आकर अपनी एक अलग सत्ता स्थापित की और अलग सत्ता स्थापित करके ये बड़ा खतरनाक साबित हुआ। पश्चिमोत्तर प्रांत से लेकर असम तक इसने हमला किया और इस रास्ते में इसने बीच का जो रास्ता था, इस रास्ते में सारे शहरों और गांवों को उजाड़ डाला, शहरों में आग लगा दी, गांव के गांव जलाकर राख कर दिए। इसने बालकों को भालों के नेजों पर उछाला, स्त्रियों की हत्याएं कर दी, पुरुषों की हत्याएं कर दी, ब्राह्मणों की हत्याएं कर दी। वो सब लोग जिनकी हत्या की जा सकती थी उनकी सबकी हत्या की। जानते हो, जब श्री कृष्ण जी का समय था, यहाँ एक साम्यता दिखाता हूं, समझने का प्रयास करना इस बात को। मेरी ओर ध्यान देना, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं देना। आपके आसपास गतिविधियां चल रही होंगी, उनमें ध्यान नहीं देना, मेरी बात सुनना। जब श्री कृष्ण जी के समय में युद्ध चल रहा था श्री कृष्ण जी का कंस के साथ, तो कंस उस समय क्या था? कंस जरासंध का रिश्तेदार था और जरासंध के यहाँ नर बलि दी जाती थी। जरासंध इतना निकृष्ट व्यक्ति था, उसके यहाँ नर बलि दी जाती थी। और जो कंस था, कंस गो हत्या का आदि प्रवर्तक है, सबसे पहला गो हत्यारा कंस है और इसी ने गो हत्याएं शुरू की थी। श्री कृष्ण जी इसी गोपालक, इसीलिए गोपालक हुए कि उन्होंने कंस का विरोध किया था और कंस का बहुत विरोध किया। आप आश्चर्य करेंगे कि कंस के मंत्री कहते हैं, कंस से कहते हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान सत्यवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान गाश्च हन्मो हविर्दुदा। वो कहते हैं कि हे राजन, देव यज्ञों के सहारे जीते हैं और यज्ञ गो और ब्राह्मण के सहारे हैं, इसलिए सब उपायों से सत्यवादी ब्राह्मण और गाय, इन दोनों की हत्या कर देनी चाहिए। अगर हम गाय और ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब है विद्या पढ़ा लिखा आदमी, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं समझ लेना जाति वाला, गो और ब्राह्मण, अगर हम इन दोनों की हत्या कर दें, इन दोनों को मार डालें, तो हम उन देवताओं की हत्या कर पाएंगे, देवताओं को हराने में कामयाब हो जाएंगे। और इस गो हत्या के खिलाफ सबसे अधिक प्रभावशाली योद्धा के रूप में जो उठे, वो पहले उठे थे श्री कृष्ण जी के मामा, जिनका नाम था रायण। वो रायण उठे थे और रायण के साथ साथ श्री कृष्ण जी ने इस आंदोलन को उठाया और श्री कृष्ण जी ने फिर इस आंदोलन को इतना बड़ा किया कि उन्होंने कंस को इतनी बड़ी चुनौती दी कि कंस की हत्या कर दी। अब बात आती है इसकी बख्तियार खिलजी की। बख्तियार खिलजी ने जिस समय हमला करना शुरू किया, उसने सबसे पहला काम यही किया कि इस देश में गौ और ब्राह्मण, इन दोनों की हत्या करने का बीड़ा उठाया। न केवल गांवों और शहरों को उजाड़कर बर्बाद कर दिया, पुरुषों की और स्त्रियों की हत्याएं की, बच्चों को भालों के नेजों पर उछाला, गांव और शहरों को बर्बाद किया। इन्होंने सबसे बड़ा हमला किया यूनिवर्सिटीज पर। उस समय इस देश में 53 यूनिवर्सिटीज चलती थी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वैशाली, सुरभि और ऐसी कितनी ही यूनिवर्सिटीज इस देश में चलती थी। उन यूनिवर्सिटी जो उस देश में चलती थी यूनिवर्सिटीज, उनमें से 3 यूनिवर्सिटी को इसने अपने एक ही हमले में ध्वस्त किया। एक थी नालंदा, दूसरी विक्रमशिला और तीसरी उदयंतपुरी। इन 3 यूनिवर्सिटीज पर इसका इकट्ठा हमला हुआ। पहले एक को बर्बाद किया, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। ये यूनिवर्सिटीज क्या थी, इन्हें समझने का प्रयास करो। ये जो विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदयंतपुरी विश्वविद्यालय, ये न केवल अपने आप चलते थे, अपितु इनके अंतर्गत नन्हे गुरुकुल चलते थे। किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 50,000 चलते होंगे, कहीं 60,000 चलते होंगे, कहीं लाख भी चलते होंगे। और इन नन्हे गुरुकुलों का पालन पोषण यही बड़े विश्वविद्यालय करते थे। अनेक इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत 500 गांव का जमींदारा था। उस 500 गांव के जमींदारे के आधार पर वो अपना भी पोषण करता था और अपने अंतर्गत पढ़ने वाले इन सारे गुरुकुलों का भी रक्षण पोषण करता था। इसके अलावा जो विक्रमशिला और उदयंतपुरी यूनिवर्सिटीज थी, यानी विश्वविद्यालय थे, ये इस नालंदा से भी बड़े विश्वविद्यालय थे। अब उनके अंतर्गत कितने गांव पड़ते होंगे, कितना जमींदारा उन्हें मिलता होगा, कितना लगान उन्हें मिलता होगा जिससे वो गुरुकुलों का पालन पोषण करते हो, इसका अनुमान आप सहज कर सकते हैं। इन्होंने जब इन विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, तो न केवल ये विश्वविद्यालय नष्ट हुए, अपितु इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत चलने वाले नन्हे गुरुकुलों को भी इन्होंने अपनी दुर्भावना के अंतर्गत नष्ट किया, उन्हें सबको तहस नहस और बर्बाद किया। क्यों बर्बाद किया, इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण मिलता है आपको। दक्षिण अफ्रीका के एक राष्ट्रपति हुए हैं नेल्सन मंडेला, आपने नाम सुना होगा। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, अगर आपको किसी जाति को गुलाम बनाना है तो आपको उस जाति का इतिहास और गौरव नष्ट करना पड़ेगा, उस जाति की शिक्षा नष्ट करनी पड़ेगी और उस जाति की शिक्षा के स्थान पर आप अपनी शिक्षा को वहां स्थापित कीजिए।
अपने इतिहास, अपने गौरव को स्थापित कीजिए। इससे प्राचीन गौरव उनका नष्ट हो जाएगा, इतिहास नष्ट हो जाएगा, और हमारा गौरव जो वहां हमने स्थापित किया है वो उन्हें हमारा गुलाम बनाए रखेगा। शिक्षा बर्बाद होने से वो कभी भी पुरानी बातें जान नहीं पाएंगे, और हमारी शिक्षा के अंतर्गत जो वो पढ़ेंगे तो हमारी गुलामी की छाप जो है उनके हृदयों पे लग जाएगी, जो न केवल उन बच्चों के जीवन में रहेगी, अपितु सदियों तक ये छाप उनके पीछे चलती रहेगी। बख्तियार खिलजी और उसके बहुत सारे ये ऐबक और पता नहीं कौन कौन, और ये बाबर, अकबर, हुमायूं और पता नहीं कौन कौन जितने आए मुसलमान, इन सब मुसलमानों ने यही किया, पूरे देश में फैली हुई गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त और बर्बाद कर दिया, और उसके स्थान पर इन्होंने इस पूरे देश में मदरसों की स्थापना की। आज उन्हीं मदरसों की परंपरा में दुनिया में 3 विचारधाराएं मुसलमानों की चलती हैं। इनमें से 2 विचारधाराएं, 3 विचारधारा जो सबसे बड़ी है, एक मिस्री, एक बरेलवी, एक देवबंदी। इनमें से आप आश्चर्य करेंगे, मुसलमानों के 57 देश हैं, लेकिन 3 विचारधाराओं में से 2 विचारधाराएं भारत में चलती हैं, एक बरेलवी और एक देवबंदी। देवबंदी, जिसके हनफी और वहाबी संप्रदाय सबसे खतरनाक माने जाते हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, ये विचारधारा इतनी भयानक है, इतनी भयानक है कि जिसका अभी आप आकलन नहीं कर सकते। फिर किसी दिन किसी और प्रकरण में बताऊंगा आपको देवबंद के बारे में कि देवबंद क्या है और दारुल उलूम कैसे काम करता है। फिर किसी दिन बताऊंगा, हमने उसकी खूब केस स्टडी की है और उसका एक पूरा का पूरा हमने कच्चा चिट्ठा तैयार किया है। लेकिन अभी मैं जाति पर बात कर रहा हूं। मुसलमानों ने इस देश में पूरी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, मुसलमानों के काल में भी इस देश के किसी राजा के किसी गजट पर कोई जाति व्यवस्था अंकित नहीं है, कहीं अंकित नहीं है। यहां तक के जो मुसलमान शासक हुए, उन मुसलमानों ने भी हिंदुओं में जाति व्यवस्था का कहीं उल्लेख नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। अब बात आती है, जब मुसलमानों की बादशाही कमजोर पड़ने लगी तो ईसाइयों की बादशाही इस देश पर छाने लगी और ईसाई आकर काबिज हो गए। खूब लिखी पढ़ी कहानी है कि इस देश में एक प्रसिद्ध गवर्नर आया था, आपने खूब सुना होगा, लॉर्ड मैकाले नाम का एक गवर्नर आया था। लॉर्ड मैकाले ने इस देश में आकर और खूब स्टडी किया, अपने पिता को पत्र लिखकर कहता है कि पिताजी, 700 साल की गुलामी के बाद भी ये कमाल का देश है कि इस देश में, मैं पूरे देश में घूम चुका हूं, सबसे कम जो मुझे वो मिला है लिटरेसी काउंट, वो 97% है, सबसे कम 97% है। अब ज्यादा कितना होगा उसका सोच के देखिए। 100% लिटरेसी काउंट पूरे देश में था, कहीं कोई अनपढ़ नहीं था, अशिक्षित नहीं था। अपने पिता को पत्र लिखते हुए कहता है कि पूरे देश में ढूंढने पर मुझे एक भिखारी नहीं मिला, पूरे देश में भिखारी नहीं मिला। मुझे आश्चर्य होता है कि इस देश में भिखारी क्यों नहीं है, लेकिन इसमें भिखारी नहीं है। तो पिता ने कहा फिर क्या? तो बोले इसे गुलाम बनाया ही नहीं जा सकता, इसे कैसे गुलाम बनाए, गुलाम बनाना ही संभव नहीं। उसने कहा लेकिन तो क्या चले आओगे? कहा नहीं नहीं, प्रयास करेंगे, उपाय करेंगे। क्या उपाय करोगे? कहा मैं किसान का बेटा हूं, आप किसानी करते हो, मैं किसान का बेटा हूं, मैं इस देश में जुताई करूंगा, और जुताई से यहाँ जो पुराना बीज है, मुसलमानों ने क्या किया है, अपने बीज बोए हैं लेकिन पुराने बीज को उन्होंने जड़ से नहीं उखाड़ा है। मैं इस देश में जुताई करूंगा और सारे बीज को जड़ से उखाड़ कर अलग कर दूंगा और इसमें नया बीज बोऊंगा, यहाँ नया बीज डालूंगा इस पूरी उसमें। जिस नए बीज की फसल पैदा होगी और वो फसल जब पैदा होगी तब ये देश गुलाम बनाने लायक कंडीशन में आएगा, तब इसे गुलाम बनाया जा सकेगा। और तब इस लॉर्ड मैकाले ने, एक था डकवर्थ और एक मैडम मॉन्टेसरी, इनके नेतृत्व में 7 लोगों की एक टीम तैयार की और उन 7 लोगों ने मिलकर इस देश की पूरी शिक्षण व्यवस्था को बदल दिया। आप आश्चर्य करेंगे, इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया, इंडियन एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, और इंडियन एजुकेशन पॉलिसी के नाम से इस देश की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसे नष्ट कर दिया गया। इंडियन एजुकेशन पॉलिसी का मतलब क्या है? इंडियन का मतलब होता है ओल्ड फैशन ऑफेंसिव, यानी जंगलियों और जाहिलों के लिए जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा सकती थी वो उन्होंने बनाई। इंडियंस के लिए उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी बनाई। इंडियन मतलब गुलाम, गुलामों के लिए उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी बनाई कि गुलाम कैसे तैयार किए जाएं। इसीलिए उन्होंने इस ट्रेनिंग को प्री प्राइमरी एजुकेशन लेवल से शुरू किया। हमारे यहाँ प्री प्राइमरी एजुकेशन लेवल किसी शिक्षण संस्था में नहीं होता था। हमारा इतिहास लिखता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी माएं अपने बच्चों को कई भाषाओं का ज्ञान घर पर ही दे देती थी। इसका मतलब हमारे यहाँ जो प्री प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन थी, ये दोनों एजुकेशन स्कूल में नहीं होती थी, बल्कि माएं इतनी विदुषी होती थी कि वे कई भाषाएं बच्चों को सिखा देती थी। मतलब कुछ देशी भाषा होती, जो क्षेत्रीय भाषाएं होती होंगी वो, जैसे मान लीजिए हमारे आसपास कोई भाषा विकसित हो गई है, जैसे मैं यहाँ हरियाणा के किनारे पर रहता हूँ, तो हरियाणा में हिंदी में एक अलग प्रकार की भाषा विकसित हो गई है जिसे हरियाणवी कहते हैं।
पंजाबी भी हिंदी ही है लेकिन एक अलग प्रकार की भाषा के रूप में विकसित हो गई, छत्तीसगढ़ी भी हिंदी ही है लेकिन एक अलग भाषा के रूप में विकसित हो गई, झारखंडी हिंदी है, मध्य प्रदेश में अलग प्रकार की हिंदी चलती है, राजस्थानी कुछ अलग सी चलती है, गुजराती भी हिंदी ही है, थोड़ा सा अलग थलग थोड़ा सा दिखाई देता है, लिखने का थोड़ा तरीका बदल गया, पैटर्न थोड़ा सा, बोलने का पैटर्न बदल गया है, लेकिन गुजराती लोगों के बीच में जाओगे तो साफ साफ सारा समझोगे। मराठी भी थोड़ा सा प्रयास करने पर समझ में आ जाती है। तो ये वो सारा इलाका है। बिहार में कई भाषाएं चलती हैं, बिहार में मज्जनी चलती है, अंगिका चलती है, और मैथिली चलती है, और भोजपुरी चलती है। ऐसे कितनी भाषाएं चलती हैं। ये सब भाषाएं, ये संस्कृत का बहुत बड़ा परिवार है, और इसी संस्कृत के परिवार में हिंदी उसकी सबसे बड़ी बेटी है, संस्कृत की। तो ये जो हिंदी भाषाएं चलती हैं तो उनकी क्षेत्रीय भाषाएं माँ सिखाती थी, फिर जो मुख्य भाषा रहती होगी वो सिखाती होगी, फिर संस्कृत भाषा सिखाती होगी। अगर माँ अधिक विदुषी थी तो बाहर की भी कुछ भाषाओं को सिखा देती होगी। यदि तमिल तेलुगु आदि का जो विकास हुआ होगा उसके बाद की माताओं ने तमिल तेलुगु कन्नड़ आदि भी अपने बच्चों को सिखाया होगा। तो कई भाषाओं को, शिक्षा को माएँ ही अपने बच्चों को पढ़ा देती थी। देयर वाज नॉट एनी टाइप ऑफ एजुकेशनल सेंटर इन एंशियंट इंडिया इन विच ये जो पूरा का पूरा आपका ड्रामा चलता है प्री प्राइमरी एजुकेशन का, वो कहीं नहीं था। कहीं भी कोई ऐसा एजुकेशनल सेंटर नहीं था जहां ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हों। लेकिन इन्होंने, क्योंकि बच्चों को गुलाम बनाने की शिक्षा बचपन से देनी थी, इसलिए प्री प्राइमरी एजुकेशन के एजुकेशन सेंटर लॉन्च किए। और मैडम मोंटेसरी ने इसका मुख्य स्वरूप लिखा था, इसलिए उन संस्थाओं का नाम रखा गया मोंटेसरी स्कूल। मेरी उम्र के लोग, मतलब जिनकी आयु 40-45 साल के आसपास है, मेरी उम्र के जो लोग हैं उनसे बड़े और मेरी उम्र के लोग मॉन्टेसरी स्कूलों को भली भांति जानते हैं। मुझसे जो छोटे बच्चे हैं वो शायद मॉन्टेसरी स्कूलों को नहीं जानते होंगे, क्योंकि उन्हीं मॉन्टेसरी स्कूलों का नाम बाद में बदलकर पब्लिक स्कूल्स हो गया। तो जब ये मॉन्टेसरी स्कूल इस देश में खुले, इन मॉन्टेसरी स्कूलों ने, मैडम मोंटेसरी और उसके पूरे ग्रुप ने इस देश में एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई और उसे लॉन्च कर दिया। लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी इतने धीरे फैली कि ये सर्व समाज के लिए, ना तो सर्व समाज ने इसे स्वीकार किया, ना ही ये सर्व समाज के वर्ग को एक इतना बड़ा सैंपल दे पाई कि जिसमें वो सब लोग शिक्षा प्राप्त कर पाते। तो उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि ये मैकॉले की एजुकेशन उन लोगों के पास तक नहीं पहुंची। मैकॉले की एजुकेशन उन लोगों को मिली ही नहीं। फिर ये बहुत छोटे से और सीमित क्षेत्र में बनकर रह गई, इससे ज्यादा नहीं। और जो हमारी एजुकेशन थी उसे इस एजुकेशन एक्ट के पहले ही बंद से समाप्त कर दिया गया। कहा जितने संस्कृत विद्यालय और वेद विद्यालय इस देश में चलते हैं सब अवैध घोषित किए जाते हैं। जब वो अवैध घोषित हो गए तो उन्हें सरकारी और सामाजिक सहायता मिलना बंद हो गया और शनैः शनैः वो सारे गुरुकुल नष्ट हो गए। फिर भी कुछ लोगों ने, जो विद्वान लोग थे, उन लोगों ने मोह नहीं छोड़ा। कैसे मोह छोड़ देते? अरे अपनी इतने लंबे समय की परंपराओं को कैसे नष्ट कर देते वो लोग। इसलिए वो लोग उसे नष्ट नहीं कर पाए। वो लोग उसे लेकर चलते रहे, उसे लेकर बढ़ते रहे। तो वो क्या करते हैं, जब वो अन्यों के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, गुरुकुल नहीं चला सकते, तो उन्होंने क्या किया, अपने ही बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर कुछ यारे प्यारे रिश्तेदार थे, उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, वो भी अपने बच्चों को ले आए। भाई हम अपनी परंपराओं, अपनी जड़ों से कटना नहीं चाहते, आप हमारे भी बच्चों को अपने बच्चों के साथ पढ़ाओ। तो बहुत थोड़े से बच्चे इन वेद पाठियों, इन संस्कृत पाठियों के पास पढ़ने लगे। अब क्योंकि ये वेद पाठी, संस्कृत पाठी पहले से ही समाज में एक दबदबा रखते थे, इसलिए इनके पास पैसा था, अच्छी व्यवस्थाएं थी। तो ये लोग अपने बच्चों को न केवल यहाँ वेद और शास्त्र की पारंपरिक शिक्षा दे पाने में सफल हुए, अपितु इन्होंने अपने बच्चों को विदेशों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी भेजा। अब यहाँ एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, अभी तक ये 20वीं शताब्दी का अंतिम चल रहा है, यानी 1990 के आसपास तक की मैं बात कर रहा हूँ। 1990, या आप मानिए कि 20वीं शताब्दी आ गई है, 1900 से ऊपर हम चल पड़े हैं। 20वीं शताब्दी शुरू हो गई है, 19वीं शताब्दी खत्म हो गई है, और हम 1901, 1902, 1903 की बात कर रहे हैं। तो उस समय तक इस देश में पढ़कर ये लोग बाहर से, विदेश से आने लगे, और दो वर्ग पैदा हो गए। एक वर्ग वो, बाद ये लोग पढ़ने कर आने लगे और दो वर्ग इस देश में विकसित हो गए। एक तो वो वर्ग था जो आधुनिक और प्राच्य शिक्षा दोनों के हिसाब से बहुत शिक्षित वर्ग था, और एक वर्ग वो जिसे शिक्षा बिल्कुल ही नहीं मिली, जिसके पास न तो आधुनिक शिक्षा पहुंची और न ही उनके पास प्राच्य शिक्षा पहुंची। और इस अभाव के कारण परिस्थिति ऐसी बनी कि एक वर्ग तो शिक्षा से बिल्कुल वंचित रह गया और एक उच्च शिक्षित हो गया।
इसके कारण इन दोनों वर्गों के भीतर एक अलग अलग भावना विकसित हुई। जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंची, शिक्षा की हीनता से उनके भीतर एक हीन भावना ने घर कर लिया, और जिनके भीतर उच्च शिक्षा पहुंच गई उनके भीतर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि भाई हम तो बहुत उच्च शिक्षित लोग हैं, ये हमारे साथ उठने बैठने के लायक नहीं है, ये लोग, ये तो अनपढ़ लोग हैं। ये भावना बन गई। मैं ये कह रहा हूं वर्ग विभाजन शुरू हो गया। वर्ग विभाजन तो महाभारत के युद्ध के समय ही शुरू हो गया था, लेकिन यहां आकर वर्ग विभाजन ने अपनी जड़ें पकड़ ली। मुसलमानों के 1000 साल की गुलामी और ईसाइयों की लगभग 150 साल की गुलामी के बाद, 200 साल की गुलामी के बाद, यहां अब उस वर्ग विभाजन ने जड़ें पकड़ने का काम शुरू कर दिया। लेकिन अभी तक भी मैं चुनौती देकर कहता हूं, उस समय तक किसी रियासतदार, कोई भी रियासतदार हो, कोई भी रसूखदार आदमी हो, कोई भी सम्राट रहा हो, कोई भी रियासत रही हो, कोई रजवाड़ा रहा हो, किसी रजवाड़े के सरकारी गजट पर कहीं भी जातियां अंकित नहीं है, नहीं है। इसे खूब ठोक बजाकर कहता हूं मैं इस बात को। फिर ये जातियां कब विकसित हुई बंधुओं? जब इन दोनों में वर्ग विभाजन होने लगा, तो वर्ग विभाजन के हिसाब से जो अशिक्षित वर्ग था, उस अशिक्षित वर्ग ने, चाहे वो ब्राह्मणों से निकला हुआ था, चाहे वो क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों से निकला हुआ था, अपनी अपनी योग्यता और अपनी 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 क्षमता के हिसाब से अपना अपना काम, रोजी रोटी तलाशना शुरू किया। रोजी रोटी की तलाश में जो शिल्प विद्या के धनी थे, यानी ब्राह्मणों के अंतर्गत जो पढ़ते थे, शिल्प विद्या के लोगों ने लोहे का या फिर लकड़ी का काम करना शुरू किया। इन्होंने शिल्प विद्या का काम करना शुरू किया, इंजीनियरिंग का काम करना शुरू किया। इससे ये जो विश्वकर्मा समाज आदि हैं, ये सब डेवलप हुए उसी ब्राह्मण व्यवस्था के अंतर्गत डेवलप हुए। तो ये क्योंकि वहां से बुद्धिमत्ता तो लेके आए थे, वो बहुत लंबे समय की जो परंपरा थी शिक्षा की, वो परंपरा तो थी इनमें, लेकिन शिक्षा नहीं मिल पाने के कारण इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र को पठन पाठन, वेद पाठ आदि से मोड़कर और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मोड़ दिया। इन्होंने काम करना शुरू कर दिया और इस तरह एक वर्ग डेवलप हुआ। भाई ये लोहे का काम करने वाले लोग हैं, ये लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं, ये चमड़े का काम करने वाले लोग हैं, ये सोने का काम करने वाले लोग हैं, ये तांबे का मेटलर्जी का काम करने वाले लोग हैं, और अलग अलग वर्ग विकसित होने लगे। बाद में इन वर्गों में अपने अपने वर्ग के हितों के लिए संघर्ष शुरू हुआ। मान लीजिए मैं एक वर्ग से हूं, मान लीजिए मैं चमार हूं और मैं चमड़े का काम करता हूं, तो अपने वर्ग के हितों की रक्षा के लिए मैंने अपने लोगों के लिए आवाज उठाना शुरू किया। फिर मुझे दूसरे लोगों से एक तरह की ग्लानि होने लगी और मैंने अपने बच्चों का ब्याह भी उन्हीं लोगों में करना शुरू कर दिया जो चमड़े का ही काम करते थे। इस तरह ये वर्ग और मजबूत होने लगे और एक तरह से ये ट्रेड यूनियन के तौर पे विकसित होने लगे। यानी केवल आपस में ही ब्याह शादी, रोटी बेटी का संबंध होने लगा और बाहर के लोगों से इन्होंने रोटी बेटी का संबंध एक तरह से बंद कर दिया। अब वर्ण व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी और एक नई वर्ग व्यवस्था जन्म ले रही थी। लेकिन अभी तक भी जातियां कहीं अंकित नहीं। जातियां कब अंकित हुई? जातियां अंकित हुई तब जब इस देश में कमीशन आया, जिस कमीशन के लिए इस देश के सबसे बड़े नेता की अंग्रेज सरकार ने हत्या की थी। और उस कमीशन का नाम था, जानते हैं क्या नाम था कमीशन का? जानते तो जरूर होंगे। उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। और इस साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कौन बलिदान हुआ था? इस साइमन कमीशन का विरोध करते हुए बलिदान हुए थे लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। वो लाला लाजपत राय यदि ना मरते तो प्रधानमंत्री बनने की सोच, लोग जो सोचते हैं ना, बड़े पंडित जी बने फिरते हैं, ये बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम रक्त लिए घूमते हैं, सनाम के सामने पंडित जी लिखते हैं और बाद में बड़ी प्रधानमंत्रीशिप के दावेदारी प्रस्तुत करते हैं या बन जाते हैं। इन लोगों के नाम भी नहीं आने थे अगर लाला जी जीवित होते। लाला जी अपने काल के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता थे। लाला जी ने साइमन कमीशन के आने पर साइमन कमीशन के विरोध करने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम साइमन कमीशन का विरोध नहीं करेंगे। लाला जी ने कहा कोई करे कि ना करे, मैं जरूर करूंगा और जो मेरे साथ आना चाहते हैं खड़े हो जाएं। तो वहां एक व्यक्ति उनके साथ खड़े हुए जिनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी काशी में। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे आज कहा जाता है, आज BHU के नाम से उसे जाना जाता है, उसकी स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत तार्किक थे। इनमें दो चीजें अलग अलग थी। लाला जी घोर आर्य समाजी व्यक्ति थे और ये जो पंडित मदन मोहन मालवीय है ये पौराणिक व्यक्ति थे। दोनों बहुत अच्छे विचार दोनों के आपस में मिलते थे। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय कितने उदार व्यक्ति थे इसका उदाहरण मिलता है BHU से। मैं BHU में गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गया, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट में घुसते ही राइट हैंड पे जब आप जाएंगे कुछ दूर चलने के बाद
कभी जाइएगा, जरूर जाइएगा, मैं आपसे कहूंगा जरूर जाइएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और जो जो चीज मैं कह रहा हूँ इसे जांच करिएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ आगे घुसने पर मैंने दाहिने हाथ पर एक बड़ा सा मंदिर देखा। मैंने कहा ये मंदिर क्या है? तो उन्होंने कहा जो यहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर है बनारस में, ये उसी का छोटा स्वरूप बनाया गया है और इसे छोटा वीटी कहते हैं, छोटा विश्वनाथ टेम्पल, और ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनाया था। मैंने कहा अच्छा। मैं जब गया उसके तो सामने ही एक बोर्ड लगा था, और उस बोर्ड पर 3 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, तीनों भाषाओं में लिखा था कि इस मंदिर में किसी यवन, ईसाई, मुसलमान अथवा किसी मलेच्छ का प्रवेश पूरी तरह निषिद्ध है, कोई इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। आर्य जातियों के अतिरिक्त इसमें कोई भी प्रवेश करने लायक नहीं है, किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। आश्चर्य है। यही जो की त्यों उक्ति जब मैं काशी विश्वनाथ के मंदिर में गया तो गेट नंबर 1 पर, जो पहले गेट नंबर 1 हुआ करता था, उस पर अंकित थी, वहां एक पट्टी लिखी थी, पत्थर लगा हुआ था, और उस पत्थर पर लिखा था आर्येतर नराणाम प्रवेशो निषिद्ध। आर्यों से इतर लोगों का इस मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है, साफ लिखा हुआ था उस पर। इसके अंदर जो सिंधु विश्वविद्यालय वाला है, इसके अंदर जब घुसा तो मैंने उसी में दाहिने हाथ पर देखा कि यज्ञशाला बनी हुई है। मैं यज्ञशाला की ओर आशा आकर्षित हुआ, गया तो मैंने देखा वहां एक तस्वीर लगी हुई है, पत्थर पर उकेरी गई है, खोद कर देखा तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। मंदिर के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती, यज्ञशाला और आर्य समाज जैसी व्यवस्था। तो मैंने पूछा एक गाइड से कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये आर्य समाज है और पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसे स्थापित किया था। कहा था जब तक ये यहाँ रहेगा तब तक इस मंदिर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर ये यहाँ ना रहा तब इस मंदिर को हानि हो सकती है, इस मंदिर को नुकसान हो सकता है, लेकिन जब तक ये यहाँ रहेगा इस मंदिर का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये मतलब कहने का ये है कि पंडित मदन मोहन मालवीय भी स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से हद से ज्यादा प्रभावित थे। दोनों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। आखिर साइमन कमीशन था क्या जिसका विरोध करने की जरूरत पड़ी? क्या था साइमन कमीशन? तो आप साइमन कमीशन को उठा के पढ़ेंगे, आश्चर्य की बात है, ये साइमन कमीशन हमें और आपको सबको पढ़ाया गया, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया साइमन कमीशन के अंतर्गत आता क्या था। बंधुओं, साइमन कमीशन में यह स्पष्ट तौर पर पहली बार किसी गजट, किसी राजपत्र में अंकित किया गया कि इस देश में इतनी जातियां हैं और ये काम करने वाला व्यक्ति इस जाति के अंतर्गत, ये काम करने वाला व्यक्ति इस जाति के अंतर्गत गिना जाएगा। इसमें उन्होंने अगली और पिछली जातियों को लिखा, अगड़ी और पिछड़ी लिखी। इसके अलावा 127 जातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया, आपराधिक जातियां घोषित कर दिया गया। यानी बच्चे ने जन्म लिया, अभी बेचारे बच्चे ने संसार में सांस भी नहीं ली है ढंग से, और वो अपराधी घोषित, पैदा होते ही अपराधी हो गया। और तब लाला लाजपत राय ने कहा कि मैं स्वजनों के साथ ऐसी गंदी बात कतई स्वीकार नहीं कर सकता, मैं इसका विरोध करूंगा, चाहे मैं बचूं चाहे मर जाऊं। और लाला जी ने इसका धुर विरोध किया। लोगों ने कहा कि आपकी जान जा सकती है। लाला जी ने कहा जाए सो जाए, लेकिन मैं अपने गुरु के सिद्धांत को गिरने नहीं दे सकता। और वो आदमी लड़ पड़ा। ओ, लोग कहते हैं ना मैं बड़ा वीर हूं, मैं बड़ा क्षत्रिय हूं, तो जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, मैं उन्हें ललकार कर कहता हूं, आओ देखो लाला का उत्ताप, आओ देखो लाला का क्षत्रियत्व, आओ देखो लाला का लाघव। वो ऐसा लड़ा कि बड़े बड़े क्षत्रिय नहीं लड़ सकते, और इस सबसे आगे रहकर नेतृत्व किया, लाठियां खाकर इस देश के लिए बलिदान कर दिया, लेकिन अपने लोगों, अपने स्वजनों को बांटने वाली किसी नीति को अपने जीते जी लागू नहीं होने दिया उस आदमी। इस लड़ाई में, इस संघर्ष में, इस आंदोलन में लाला जी के सिर पर लाठियां पड़ी, लाला जी बलिदान हो गए और पंडित मदन मोहन मालवीय बच गए। उन पर ऐसा कोई प्रहार नहीं हुआ जिससे उनकी जान चली जाती। लाला लाजपत राय जब मर रहे थे, अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तो मरते समय उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और उनकी भविष्यवाणी कितनी सत्य हुई। उन्होंने 30 साल की भविष्यवाणी की थी, लेकिन आश्चर्य ये कि 1928 में लाला जी मरे और 1947 में देश आजाद हो गया। लाला जी की भविष्यवाणी ऐसी सत्य निकली कि कमाल हो गया। बंधुओं, ये साइमन कमीशन और इसके आसपास की व्यवस्थाएं, इसके आसपास अंग्रेजों ने जो ताना बाना बुना, ये ताना बाना इस देश में जातियां खड़ी करने वाला था। और जब ये देश टूटा तो अंग्रेजों की ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, बांटो और राज करो की नीति को कई लोगों ने, जिनमें एक पेरियार नाम का, ईवी रामास्वामी पेरियार नाम का एक महादुष्ट आदमी, महादुष्ट, तमिलनाडु में पैदा हुआ, और इसने पूरे देश में फूट का एक ऐसा बीज बोया। ये स्वयं ईसाई मानसिकता का था, इसके आने वाले लोग भी। इसका एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम था करुणानिधि। करुणानिधि का पुत्र हुआ एक उदयनिधि, नहीं स्टालिन,
करुणानिधि का पुत्र हुआ स्टालिन, स्टालिन का पुत्र हुआ उदयनिधि स्टालिन, जिसने अभी अभी घोषणा की है कि सनातन धर्म को ऐसे ही मार देना चाहिए जैसे बीमारियों को मार दिया जाता है, वैसे ही सनातन धर्म का नाश कर देना चाहिए। ये वही रामास्वामी पेरियार है जिसने अपने आप को घोषित तो नास्तिक किया, लेकिन इसने बैटिंग की ईसाइयों के लिए। ये सब ईसाई हैं, इनके तुम्हें चित्र चर्चों में मिल जाएंगे, इस उदयनिधि स्टालिन के चित्र भी मिल जाएंगे, इसके बाप के भी, इसके दादा के भी और रामास्वामी के भी मिल जाएंगे, इनके सब के चित्र मिल जाएंगे। ये सब चर्चों के लिए काम करते रहे और चर्चों के लिए काम करते करते इन्होंने इस देश में बांटो और राज करो की नीति के अंतर्गत इन जाति व्यवस्था को जन्म दिया। बाद में क्योंकि गुलामी की शिक्षा हमने पाई थी, उस गुलामी की शिक्षा के अंतर्गत हम चीजों को समझ नहीं पाए और हमने इनकी दी हुई जाति व्यवस्था को और मजबूत किया। बंधुओं, ये जाति व्यवस्था जो आज समाज में चलती है, ये ठाकुर ब्राह्मण, ये चमार वाल्मीकि, ये बढ़ई, ये जो विश्वकर्मा कहलाते हैं, जांगीड़ कहलाते हैं, सुथार कहलाते हैं, ये इनका नहीं कहा जा सकता कि ये किस बिरादरी विशेष से हैं, ये कौन से वर्ण से आते हैं, इसका निश्चित रूप से कहना नहीं हो सकता है कि किस वर्ण से कौन निकला है। आज जो ब्राह्मण कहे जाते हैं, ये ब्राह्मण ब्राह्मणों में से ही हो, इसका भी कोई निश्चय नहीं है। इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। मध्य प्रदेश में एक जिला है जबलपुर। इस कक्षा में मध्य प्रदेश के जरूर कुछ लोग होंगे, हमारे मुख्य संयोजक भी मध्य प्रदेश से हैं, एक विकास जी, और कई सारे लोग होंगे जो मध्य प्रदेश से इस समय भी कक्षा में मौजूद होंगे। जबलपुर नाम का एक जिला है जहां की एक रानी थी जो रानी लक्ष्मीबाई के समान ही अंग्रेजों से लड़ी, और इन रानी का नाम था रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के वंशज, अब रानी तो क्षत्रिया थी, रानी लड़ी और वीरगति प्राप्त करके वो तो चली गई, उनके आने वाले वंशज आर्थिक रूप से कमजोर होते चले गए और आज वो इतने कमजोर हो गए हैं कि जबलपुर में रानी दुर्गावती के वंशजों को SC ST क्लास में गिना जाता है। अब इससे पता चलता है कि जो SC ST क्लास आज जो वहां दलित वर्ग है, वो दलित वर्ग शूद्र वर्ग से नहीं है। जो पहले शूद्र, वो तो क्षत्रिय से आए ना, क्षत्रियों से आज SC ST क्लास में हो गए, क्षत्रियों से दलित बने हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण, मेरे एक मित्र हैं, मऊ जिले के हैं, उनके साथ मिलकर मैंने एक शोध कार्य किया था। हमने बनारस में कई घाट हैं जिनमें से कुछ घाटों पर लाशों को जलाया जाता है। हमने वहां जो डूम जाति है, चांडाल जिन्हें कहते हैं, वो जो लाशों को जलाते हैं, हमने उनके बारे में जानकारी की कि इनका उद्भव, इनका उत्पत्ति स्थल कहाँ से है, और हमने वहां के आसपास जो विश्वविद्यालय और दूसरी जितनी व्यवस्थाएं हैं, पुस्तकालय आदि हैं, उन सब में जाकर हमने खोजबीन की। इसके अलावा हम भाटों तक पहुंचे और भाटों के पोथों तक। हम आश्चर्यचकित रह गए, हम दंग रह गए, हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई जब हमें यह पता चला कि ये ST कैटेगरी में काउंट किए जाने वाले लोग वास्तव में ब्राह्मणों के वंशज हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आज जो क्षत्रिय बिरादरियां हैं ये वास्तव में क्षत्रिय वर्ण से पैदा हुई हैं, जो शूद्र हैं वो वास्तव में शूद्र से पैदा हुए हैं, जो ब्राह्मण है वो वास्तव में ब्राह्मण से पैदा। कुछ पता नहीं है कौन कहां से आया है और क्या हो गया है। मैं बड़ा अपने नाम के साथ एक शब्द लेकर घूमता हूं कि अरे भाई मैं तो बड़ा भारी ब्राह्मण हूं, मैं तो सारस्वत हूं, मैं तो गौड़ हूं, मैं तो कान्य कुब्ज हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। पता चले तुम्हारी जमीन ही खिसक जाए, तुम तो शूद्र वर्ण से आए हो। इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि तुम कहां से आए हो, इसका कोई इतिहास निश्चित रूप से नहीं मिलेगा कि कहां से आए हो। हमारी केवल एक जाति है बंधुओं, और वह जाति है मनुष्य जाति। और मनुष्य जाति के अलावा अगर हमारी कोई जाति तार्किक तौर पर बैठती है तो वो जाति बैठती है हमारे विचार की जाति। इसलिए हमारी जाति वेद है, वेद के अलावा हमारी कोई जाति नहीं। हम सब वैदिक लोग हैं, हम सब सनातन धर्मी हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब सनातनी हैं, एक हैं, हम सब सहोदर हैं, हम में भिन्नता नहीं है, हम में कोई अगड़ा पिछड़ा ऊंचा नीचा नहीं है। इसलिए अपने बंधुओं के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार करने की जरूरत नहीं। वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आपकी माँ के जाए, आपकी माँ के जाए में, और उसमें कोई भिन्नता, कोई अंतर नहीं है। बंधुओं, इस तरह इस देश में जातियां उत्पन्न हुई और ये जातियां इस देश की फूट के लिए बनी थी। आज यदि आप सावधानी पूर्वक देखो तो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा इन्हीं जातियों के आधार पर चलता है। सारी पॉलिटिकल कहानियां इन्हीं जातियों के आधार पर लिखी, बनाई और बढ़ाई जाती हैं, और यही जातियां इस देश के वंश की लीला रचती हैं। तो ये पूरा वर्ण व्यवस्था का पाठ्यक्रम मैंने आपके सामने रखा है। अभी आश्रम व्यवस्था बचती है, जातियां कैसे उत्पन्न हुई हैं ये मैंने आपके बीच में बताया है। और जिस काम को हम कर रहे हैं तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि वापस वर्ण व्यवस्था कैसे स्थापित हो, हम श्री कृष्ण के वास्तविक वंशज कैसे बन सकें, हम भी कैसे छाती ठोक कर कह सकें, जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धेय कर्तारमव्ययम्।
हम भी कैसे कह सकें कि ये चातुर्वर्ण जो मेरे समय में नष्ट हो गए हैं, इन्हें मैं स्थापित करने का काम करूँगा। मैं सारा जीवन लगाऊँगा लेकिन इन्हें स्थापित करूँगा। कैसे करें कि अपने काल में श्री कृष्णचंद्र महाराज ने गो हत्यारे कंस को उसके घर में घुसकर मारा था। कैसे उस गो हत्यारे कंस के खिलाफ श्री कृष्ण जी ने एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था, इतना बड़ा आंदोलन कि आसपास की सारी जनता इन लोगों के खिलाफ हो गई थी। जरासंध और कंस जैसे महासम्राट, महाशक्तिशाली भूपतियों को उस जनता ने जमींदोज कर दिया था, उन्हें भ्रष्ट कर दिया था। ऐसे गोहत्यारों, ऐसे ऐसे दुष्टों को नाश करने का बीड़ा जो श्री कृष्ण जिन्हें कहा जाता है यदुकुल श्रेष्ठ, ऐसे श्री कृष्ण जी ने उन गो भक्षकों और गो हत्यारों और नर भक्षकों को नष्ट किया था। ऐसे हम भी यदुवंशी हो सकें, हम भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो सकें, हम भी कोशिश कर सकें कि हम उसकी तरह कह सकें कि वयंतु ने भयादस्य कौनते इससे महात्मा, हम भी कह सकें खूब जोर से कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हम करें, कैसे नहीं करें। तो बंधुओं, आओ मिलकर कोशिश करें कि हम अपनी व्यवस्थाओं को वापस स्थापित कर सकें। हम कह सकें कि जहां ब्रह्म शक्ति और क्षात्र शक्ति दोनों परस्पर एक दूसरे की समर्थक होकर चलती हैं, उस पुण्य देश को मैं जान जाऊं और मैं वहां विद्वान और वृताग्नि संपन्न होते हुए वहां निवास करूं, मैं उस देश में निवास करूं, अपने अपने देश को वैसा बना सकें। इसके साथ मेरा आज का विषय समाप्त होता है और यहाँ से प्रश्नकाल शुरू होता है। तो जो भी आपके प्रश्न हो वो प्रश्न आपके आमंत्रित हैं। प्रयाग जी, प्रश्न आपका। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। आचार्य जी, ये जो हम लोग अपने नाम के आगे सरनेम जो लगाते हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ? और दूसरा मेरा प्रश्न था कि जो ईश्वर का जो संविधान है, उसमें तो मतलब ईश्वर तो तटस्थ है, जो आप करेंगे उसको भोगना पड़ेगा, तो प्रायश्चित का कहाँ स्थान रहता है? देखिए, इसमें ऐसा है कि 2500 साल पहले हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम के शासक हुए, तो यहाँ हमें नाम के साथ सरनेम दिखाई दे रहा है। आचार्य चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं, तो उनके नाम के साथ हमें कहीं सरनेम दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है, अब अर्जुन, युधिष्ठिर को देखें, श्री कृष्ण जी को देखें, इन सब को देखें तो हमें इनके नाम के साथ कहीं भी सरनेम दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये जो व्यवस्था है ये 5000 से 2500 साल के बीच में कहीं शुरू हुई है। हालांकि सरनेम की व्यवस्था तो थी, पर सरनेम की व्यवस्था नाम के साथ लिखने की नहीं थी, पूछने पर बताने की थी। जैसे वर्मन, शर्मन, गुप्त और दास, ऐसा मनुस्मृति में विवरण आता है कि ऐसा ऐसा हम अपना बता सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी ये सूचना देता है कि मैं कौन हूँ, मैं किस वर्ण से आता हूँ, मैंने कितनी योग्यता प्राप्त की है। जैसे आप पहले लोग लिख लेते थे, आपने देखा होगा कुछ लोग लिखते थे कि गुरुदत्त एमए नाम के साथ लिख लिया, तो पंडित भगवत दत्त बीए, तो वो अपने नाम के साथ अपनी अपनी योग्यता लिख लेते थे कि भाई मैं एमए हूँ, मैं बीए हूँ। आजकल भी डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर कोई लिख लेता है कि डॉक्टर योगेश ऐसे करके लिख लिया, तो डॉक्टरेट बताता है कि इन्होंने पीएचडी कर रखा है ना, या इन्होंने एमबीबीएस किया है, वो डॉक्टरेट ये बताता है। तो आजकल भी जैसे उपाधियां लिखी जाती हैं, उस रूप में ये कहीं विकसित हुआ और बाद में जातीय अभिमान में बदल गया। प्रायश्चित करने से हमारे मन जो है वो पवित्र होता है। प्रायश्चित करना से हमारे मन में पवित्रता आती है। जैसे ये जो बात हुई है, अब एक आदमी इस गलती को स्वीकार करके कि मैंने गलती की है, वो प्रायश्चित करता है, तो प्रायश्चित करने से क्या होता है, उसका मन निर्मल होता है। लेकिन जब आदमी प्रायश्चित नहीं करता बल्कि हठ धर्मिता से उस बात को और जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि नहीं मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैंने जो किया वो ठीक किया, मैं गलती स्वीकार नहीं करूंगा, तो इस हठ धर्मिता से उसके अंदर पाप की भावना और बलवती होगी। प्रायश्चित से उसके अंदर पाप की भावना क्षीण होगी, उसका मन पवित्र होगा। ये प्रायश्चित का लाभ है। सुनील कुमार गुप्ता जी बोल रहे थे जो साइमन कमीशन का जो हुआ था, तो साइमन कमीशन कब से लागू किया गया था? ये आया 1927 में था, बस उसके बाद लागू करने की कवायद शुरू हो गई, फिर विरोध चलता रहा, पर कुछ स्तरों पर लागू हुआ, कुछ स्तरों पर रोक दिया गया। 7 ब्रिटिश सांसद थे इसमें, 7 ब्रिटिश थे, इसलिए ऐसा बता के हमें छोड़ दिया जाता है कि इसलिए भारतीयों ने विरोध किया कि इसमें भारतीय एक भी नहीं था। लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी कि देश को जाति व्यवस्था में तोड़ने का काम करने आया था। जी धन्यवाद। जी आचार्य जी नमस्ते।
जी, मैं आचार्य जी, आपने बताया कि साइमन कमीशन के बाद ही हमारा वो जाति व्यवस्था शुरू हुआ जैसे, लेकिन हमें तो इतिहास में पढ़ाया गया है कि गौतम बुद्ध के समय भी वो जाति व्यवस्था थी, जिसके लिए कि आज के जो कहे जाने वाले शूद्र बुद्ध को वो सपोर्ट करते हैं और उनको मानते हैं। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया था जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। अब तो क्या है, इस देश का आजादी के बाद जो पहला शिक्षा मंत्री था, वो पहले लगातार 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान बने, और उन मुसलमानों ने इस देश में उस फूट डालो और राज करो की नीति को और बलवान किया, और उसके बलवान होने के कारण आज इतिहास को पूरी तरह बदल गया है। अब तो ये भी सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो आचार्य चाणक्य थे वो भी बौद्ध थे, वो सनातन धर्मी नहीं थे। तो ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। वो तो जिस कुमारिल भट्ट ने सनातन धर्म को उठाने के लिए बौद्ध धर्म को पूरी तरह समाप्त किया, उस कुमारिल भट्ट को भी बौद्ध साबित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये जो आजकल की चर्चाएं चल रही हैं इतिहास परक, ये शोध के विषय हैं। यदि आप इसमें घुसेंगे, जाकर पुस्तकों को पढ़ेंगे, प्राचीन पुस्तकों को, तो आपको इसका पूरा सत्य आपके सामने आ जाएगा। छोटे से समय में तो इतना ही बता सकता हूँ। रजनीश कुमार। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुकुल में महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था थी, और यदि नहीं थी तो जैसे सावित्रीबाई फूले या प्रथम महिला शिक्षक थे क्या ये? नहीं, ऐसा नहीं है। सावित्रीबाई फूले ने अपने समय में संघर्ष किया, उस संघर्ष को मैं प्रणाम करता हूँ, स्वीकार भी करता हूँ कि उन्होंने संघर्ष किया और अच्छा किया। लेकिन सावित्रीबाई फूले से पहले अपाला और गार्गी का क्या करोगे, अनुसुईया का क्या करोगे, लीलावती का क्या करोगे? वो लीलावती गुरुकुल में ही रहकर पढ़ी थी। गार्गी ने गुरुकुल में रहते हुए ही ऋषि याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी। तो ये इनका क्या करोगे? घोषा थी, कितनी कितनी ऋषिकाएं और कितनी कन्याएं हुई हैं, माँ सीता आदि थी। जी धन्यवाद सर। हाँ नमस्ते। भोज कुमार जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, थोड़ा ये पेरियार से लेकर के अंबेडकर और बामन मेश्राम पे थोड़ा सा इनका जाति व्यवस्था में क्या योगदान है आधुनिक उसमें, तो थोड़ा सा इसको प्रकाश। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार आपसे अलग हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो लड़ाई थी वो लड़ाई समानता के लिए थी। उससे तो मैं प्रणाम करता हूँ, वो स्तुत्य है, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। भले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ ऐसे कठोर शब्द कहे हों जो मेरी मानसिकता और मेरे कुल और परिवार के लिए बुरे लगते हों किसी को, लेकिन उनके संघर्ष को मैं फिर भी प्रणाम करूंगा। पेरियार और ये जो आजकल बामन मेश्राम आदि चलते हैं, ये 1 नंबर के गुंडे, आतंकवादी, बदमाश, देशद्रोही, हत्यारे हैं। इन्हें पकड़कर फांसी दे देनी चाहिए। अगर कोई ढंग का व्यक्ति हो तो दे दे। प्रीतम सिंह कौरव जी। गुरुदेव चरण स्पर्श। गुरुदेव, हमारे 2 प्रश्न है छोटे से। पहला प्रश्न है, जो ब्राह्मण के 4 गुण हैं वो बताने की कृपा करें, और दूसरा ये है कि जो महाभारत में भी कृष्ण भगवान यदुवंशी कहा जाते हैं, और रामायण में राम भी क्षत्रिय, मतलब वो उससे कौन से कुल से आते, तो इसमें भी जाति बताई है, तो ये बाद में इसमें स्थापित की गई या शुरू से है? नहीं, जातियां नहीं है, ये जातियां नहीं है, पुरखों के नाम है। जैसे इक्ष्वाकु नाम के एक राजा हुए, तो इक्ष्वाकु के कुल में पैदा हुए श्री राम जी, इसलिए उन्हें इक्ष्वाकु कुलीन कहा जाता है। जैसे मेरे दादा का नाम प्रताप था, मेरे जो मतलब परदादा थे, मेरे परदादा के भी पिता थे, उनका नाम प्रताप था, इसलिए हमें प्रताप वंशी कहा जाता है। मैं जहां से हूं, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, मुझे प्रताप वंशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेरे दादा के पिता का नाम प्रताप था। लेकिन इससे कोई अहंकार बोध नहीं होता है कि मैं प्रताप का पुत्र हूं तो कोई बहुत बड़ा काम है। हो सकता है प्रताप कोई खराब आदमी रहा हो, उसने खराब काम किया हो, ये एक अलग प्रकार का विषय है। और ऐसे ही श्री कृष्ण जी भी जैसे चंद्रवंशी कहे जाते हैं, तो चंद्रवंशी होने का मतलब है कि उनके कुल की एक पहचान थी। जैसे लोगो रख लेते हैं हम लोगो बनाते हैं अपनी संस्थाओं का, वैसे उनके भी अपने लोगोज थे। और कुल में कोई पुरखा रहा होगा तो उस पुरखे का नाम, जैसे लोग आज भी अपने नाम के साथ कौशिक लिखते हैं, गौतम लिखते हैं, तो ये पुरखों के नाम चले आते हैं। जैसे कुछ लोग अपने नाम के साथ शिशोदिया लिखते हैं, तो ये उनके कुल की परंपराएं चली आती हैं, है ना। तो कुल की परंपरा, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि मैं एक बार एक जगह गया, तो वहां मुझे बुलाया गया था, तो ये सोचकर बुलाया गया था कि भाई मैं इस कुल से हूँ, मेरे नाम के साथ ये जो भारद्वाज शब्द जुड़ा हुआ है, तो इस कारण से मुझे बुलाया गया था कि ये इस कुल के हैं। तो मैंने एक लड़के को बुलाया, रजत को, मैंने कहा भाई वहां चलना है कार्यक्रम में, तो रजत भारद्वाज नाम था उसका।
तो रजत ने मुझे कहा कि अच्छा जी मैं वहां क्या करूंगा। मैंने कहा अरे भाई वो बुला रहे हैं तो इसी कारण से बुला रहे हैं कि भाई स्कूल के लोगों को बुला रहे हैं। उसने कहा अच्छा जी मैं तो चमार हूँ। मैंने कहा अरे तू चमार कैसे हो गया, तेरे नाम के साथ तो भारद्वाज है। उसने कहा जी ये तो मेरा गोत्र है। इसका मतलब ये है हर गोत्र के अंतर्गत ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी, शूद्र भी थे। भारद्वाज मुनि के सारे पुत्र हुए हैं। भारद्वाज मुनि के पुत्र ब्राह्मण भी हुए हैं, भारद्वाज मुनि के पुत्र शूद्र भी हुए हैं। लेकिन शूद्र होना कोई बुरी बात नहीं थी। शूद्र होना एक प्रकार की योग्यता। एक आदमी ने 10वीं पास की है, उसकी 10वीं योग्यता। एक आदमी ने बीए पास किया है, उसकी योग्यता बीए है। एक आदमी ने पीएचडी किया है, उसकी योग्यता पीएचडी है। अब 10वीं वाला ये नहीं कह सकता भाई मेरे साथ बड़ा बुरा किया जा रहा है, मुझे भी पीएचडी वाला बुलाया जाए। भैया तूने पीएचडी की ही नहीं है, तुझे क्यों बुलाया जाएगा पीएचडी वाला। ठीक है, तो ये सरनेम वगैरह जो चल पड़े हैं, सरनेम नेम नहीं है। कुलीनता तो वो कुल से है कि कुल में कौन पैदा हुआ, किसके कुल में पैदा हुआ। अभिनव जी। एक व्यक्ति है उसके अंदर मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी गुण है, तो हमें उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? जैसे वो चयन करेगा, वो स्वयं चयन करेगा कि मुझे किस कैटेगरी में रखा जाए। एक आदमी जैसे श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण जी में ब्राह्मण होने की सारी योग्यताएं हैं, लेकिन हाँ जी। उन्होंने चयन किया भैया मैं नहीं बनना चाहता डीएम, मैं तो एसएसपी बनूंगा। ये उनका जी जी चयन है कि उन्होंने चयन किया कि मैं क्षत्रिय बनूंगा, मुझे जी क्षत्रियों में गिनती की जाए। जी, वो स्वयं स्वतंत्र है जी। हाँ वो स्वतंत्र रहते हैं उसमें। हाँ जी, धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। अच्छा नरेंद्र जी बताइए। जी जी प्रणाम आचार्य जी, म्यूट रह गया था। आचार्य इस पर मेरे दो प्रश्न हैं। पहला, मैंने किसी प्रामाणिक व्यक्ति से एक संभ्रांत व्यक्ति से सुना था कि जो जाति व्यवस्था आई वो एक ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर था हर्बर्ट रिस्ले। उसने अपने एक पत्रक में बकायदा जातियां दिखाई कि इतनी सारी जातियां भारत के अंदर हैं। ब्रिटिश जो जनगणना थी 1936 के अनुसार उसने दिखाया। पहला प्रश्न ये है। दूसरा, क्या ये प्रमाणिक है बात या नहीं। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है, कई सारे लोग हैं जैसे मौर्य वंश के लोग, वो अपने आप को मौर्य वंश जब स्थापना हुई इससे जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जी को अपने आप को चौहान बता रहे होते हैं। और जैसे कि मैं स्वयं कायस्थ जाति से आता हूं, तो मैं अपने आप को श्री चित्रगुप्त भगवान से जोड़कर देखता हूँ। तो ये किस तरीके से आया ये मौर्य वंश? बाद में चल पड़ी। अपने अपने गौरव की रक्षा के लिए लोगों ने अपने अपने जस्टिफिकेशन तैयार किए हैं कि अपने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए लोगों ने जस्टिफाई करना शुरू किया। मैं तो बड़ा भारी भारद्वाज मुनि का वंशज हूँ, मैं गौतम मुनि का वंशज हूँ, मैं जैमिनी मुनि का वंशज हूँ। ये तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उन सब ने ऐसा किया है। लेकिन मतलब ये ये आप जी जैसे जी कह रहे हैं 1936 में पहली जातिगत जनगणना हुई, वो तभी उन्होंने की जब वो 1927 में देश को जातियों में बांट चुके थे। तो ये सही है कि उन्होंने जातियों को पहले देश को पहले जातियों में बांटा, जातियों में बांटने के बाद ही उन्होंने सारी गलत परंपराएं खड़ी की। जैसे कि हो सकता है कि ये उसी वंश और उसी परंपरा, उसी कुलीनता से आए हों, लेकिन सब लोग उसी कुलीनता से आए हैं ये नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन किस स्थान से आया है। आज इतना जी लंबा जी समय बीत चुका है और इतिहास में इतनी भारी फेरबदल वामपंथियों के द्वारा की जा चुकी है, जी इसलिए निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं ब्राह्मण कुलीन हूं। हो सकता है मैं किसी शूद्र कुल से हूं और जी आज पिछली कुछ परंपराओं में कुछ धन आदि इकट्ठा हो जाने से अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर दिया गया और जी वैसे माना गया। तो जी ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन कहां से है। जी जी प्रणाम। ओम। हाँ आशुतोष बोलो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, जैसे आजकल के जो SC ST वाले हैं, जो अनपढ़ हैं, वे तो जी जातिवाद को बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, सरकारी टीचर हैं, वे उनसे भी ये ज्यादा मानते हैं और फैलाते भी हैं। और साथ ही अब तो इन लोगों ने अपने आप को हिंदू मानना बंद कर दिया। जाट हैं, गुज्जर हैं, ये अलग चल रहे हैं, सिख अलग चल रहे हैं। तो जी इन सभी चीजों का समाधान क्या है? समाधान के लिए तो हम काम कर रहे हैं, समाधान के लिए काम कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि समाधान क्या है। जब हम समाधान के समय में पहुंचेंगे, तीसरे लेवल के अंतिम दिन पहुंचेंगे, तो समाधान निश्चित रूप से बताऊंगा। और इस समय जो थोड़ा सा आप लोगों से एक चीज मैं कहूंगा कि जो आज SC ST वर्ग अपने आप को गिनता है, उनके साथ शोषण तो हुआ है मुसलमान और ईसाइयों के काल में, इसमें कोई शक नहीं। और ये अगड़ी पिछड़ी जातियों के जो अभिमान रहे हैं, उन अभिमानों में भी हानियां हुई हैं, ये सब भी मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो ये सब चीजों को थोड़ा सहजता और उससे समझना चाहिए कि वो लोग अगर गाली दे रहे हैं तो उस गाली के पीछे का एक इतिहास है, इसलिए वो गाली दे रहे हैं। तो उसे
प्रयास करना चाहिए अपने लोगों को अपनी बात समझाने का। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार, 10 बार नहीं, 50 बार, 100 बार कोशिश करनी चाहिए। आइए मंत्र पाठ करते हैं, आज की कक्षा को अवसान देते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्वाणि परासु भद्रन ओम शांति शांति शांति।